कक्षा 8 लेसन 8 है, क्लास 8वां क्लास और लेसन भी 8वां है। हास्यकरण से निपटना चैप्टर का नाम हो गया 8वां चैप्टर। 7वां में हास्यकरण की समझ देखे थे, 8वां में देख रहे हैं हास्यकरण से कैसे निपटा जाएगा उसके बारे में। संविधान में प्रावधान के बारे में देखते हैं क्या लिखा है संविधान में। मौलिक अधिकारों का उपाय, मौलिक अधिकार का उपाय क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और अधिकार मुख्य प्रावधान देता है। भारत के जो संविधान सभी नागरिकों को समान अवसर देता है और समान अधिकार देने का प्रावधान किया गया संविधान देता है। अनुच्छेद 14 बोलता है, क्या बोलता है 14? अनुच्छेद 14 बोलता है कानून में समानता और कानून द्वारा समान सुरक्षा की सुनिश्चित करता है। 14 क्या बोलता है? कानून में क्या समानता के बारे में। कानून की नज़र में सभी लोग समान है और कानून द्वारा समान सुरक्षा की सुनिश्चित करता है। कानून की नज़र में सभी लोग समान है और वही कानून की नज़र में सभी लोग समान है, वही कानून द्वारा समान सभी नागरिकों को समान सुरक्षा देने की बात करता है, सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, समान सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। कौन? अनुच्छेद 14 बोलता है। 15 बोलता है धर्म के आधार पर, जाति के मूल, लिंग और जन्म के स्थान पर आधार पर भेदभाव नहीं करना यानी कि रोकता है संविधान, ऐसा अनुच्छेद 15 बोलता है। 15 में बोलता है ना, धर्म, जाति, मूल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। जन्म के स्थान का मतलब तो बिहारी है तो नहीं, यूपी वाला का वैल्यू ऐसा नहीं होगा। 17 बोलता है अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत का उन्मूलन। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को खत्म कर देने के बाद बोलता है 17। 21 बोलता है, अनुच्छेद 21 बोलता है जीवन जीने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। जीवन जीने का अधिकार का मतलब समझ रहा है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कैसा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हम लोग व्यक्ति मतलब उस खास स्वतंत्रता जैसा रहना चाहते हो रह सकता है, वही है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जैसे मुर्गा मछली जब भी खाना खा सकता है, वही है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद कैसे बोलता है, नहीं किया जा सकता। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जोड़ करके अनुच्छेद 25 बोलता है विवेक की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने और अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता को सुरक्षित किए। 25 बोलता है विवेक की स्वतंत्रता। अब विवेक माने अपना दिमाग से कुछ भी सोच सकता है, समझ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और किसी भी धर्म को मान भी सकता है और मानने के लिए भी रोक नहीं है। अपने विवेक से स्वतंत्र मतलब क्या? अपना दिमाग से स्वतंत्र है और किसी भी धर्म को मान भी सकता है, स्वतंत्र है दिमाग से। किसी धर्म को मान भी सकता है, अपना सकता है, प्रचार प्रसार भी कर सकता है, वो स्वतंत्र है, ऐसा 25 बोलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखिए 14 में बोलता है कानून में सभी लोग समानता है, वही कानून द्वारा समान सुरक्षा की बात करता है। 15 बोलता है धर्म, जाति, मूल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। 17 बोलता है अस्पृश्यता और छुआछूत को खत्म। 21 बोलता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, कानून द्वारा अस्थायी प्रक्रिया को जोड़कर भी। 25 बोलता है विवेक की स्वतंत्रता। अब दिमाग से स्वतंत्र सोच सकता है कि वह धर्म को माने या ना माने, प्रचार प्रसार करे ना करे, वो अपना सोचेगा, सुरक्षित है संविधान में। नेक्स्ट 26 देखते हैं। अनुच्छेद 26 बोलता है अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार की रक्षा करता है। देखिए यहाँ पे एक और बात है। 15 बोलता है धर्म, जाति, मूल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं रखना। 15 और यही 15 और 11 26 में आइएगा। 26 में तो भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए रख सकता कौन? अल्पसंख्यक अधिकार दे दिया गया है, वो रक्षा करें। क्योंकि अल्पसंख्यक भाषा कम रहता है बोलने वाले, लिपि भी कम रहता है, संस्कृति रहन सहन भी कम रहता है, इसलिए तो अपना लिपि भाषा बचाए रख रहो। वही करें, भाषा, लिपि, संस्कृति का सुरक्षित रखने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करता है अनुच्छेद 26। 27 बोलता है 27 अल्पसंख्यक के हित की रक्षा करना है। अल्पसंख्यक भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाए रखने के लिए बात कहेगा तो 26। और 27 बोलता है
कि वही अल्पसंख्यक के हित की रक्षा करना है। 26 बोलता है भाषा, लिपि, संस्कृति का सुरक्षित रखने के लिए अल्पसंख्यक के अधिकार की रक्षा करता है। अल्पसंख्यक के जो अधिकार है उसकी रक्षा करता है, किसको बचाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए भाषा, लिपि, संस्कृति को। 27 बोलता है अल्पसंख्यक के हित की रक्षा करना है। सरकार को यह दिशा निर्देश देता है कि अनुदान देने में अल्पसंख्यक संस्थानों के खिलाफ भेदभाव न करें। अनुदान को भी रहेगा, अल्पसंख्यक के हित की तो रक्षा करना ही है, और सरकार को दिशा निर्देश देता है 27 किसी भी अनुदान आता है तो अल्पसंख्यक को अनुदान देने में अल्पसंख्यक के संस्थानों के खिलाफ भेदभाव न करें। अनुदान मतलब कि कोई भी कॉलेज लिया तो अल्पसंख्यक को भी है ना संस्थान बनता है, कॉलेज बनता है, उसको अनुदान दो ताकि कोई भी कॉलेज बनाए और ताकि भेदभाव ना हो सके। तो 27 बोलता है अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना है। सरकार को दिशा निर्देश देता है 27 के अनुदान देने में अल्पसंख्यक के संस्थानों के खिलाफ भेदभाव न किया जाए। 29 है। 29 बोलता है अल्पसंख्यक के वर्ग के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करना है 27 बोलता है। और 29 बोलता है अल्पसंख्यक के वर्ग के हितों का संरक्षण, भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षण करना। भाषा, लिपि, संस्कृति 26 बोलता है सुरक्षित रखने के लिए और संरक्षित। 29 बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना है और भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करना। 27, 26 और 29 दोनों बोलता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। 30 बोलता है शिक्षा संस्थान का स्थापना करना है, वो भी शिक्षा संस्थान कॉलेज खोल सकता है, स्थापना कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। शिक्षा संस्थान का स्थापना करो, वो शिक्षा का प्रशासन करने का अधिकार है, ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार दे देगा। 30 बोलता है। 350 के है 350 के 350 क्या बोलता है सरकार को दिशा निर्देश देता है कि शिक्षा में प्रारंभिक चरण में मातृभाषा में पढ़ाए। 30 बोलता है शिक्षा संस्थानों का स्थापना कर सकता है। और 27 बोलता है अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करना है। सरकार के दिशा निर्देश देता है कि अनुदान देने में अल्पसंख्यक संस्थान है उसको खिलाफ भेदभाव न करें। और 350 बोलता है सरकार को दिशा निर्देश भी देता है कि शिक्षा में प्रारंभिक चरण जो होगा प्राथमिक चरण में उसे मातृभाषा में पढ़ाना है, ऐसा 350 के अब बोलता है। मातृभाषा में शिक्षा देना है, कहाँ 1 to 5 तक, माने कि प्राथमिक स्तर तक। यह अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध है कि मातृभाषा में ही शिक्षा देना है प्राथमिक स्तर में। 350 का बोलता है। हसियाई समूहों ने इन अधिकारों को 2 तरह से इस्तेमाल किया। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना है तो हसियाई समूह, हसियाई माने जो दलित है समूह से अलग कर दिया गया, उनको इसी अधिकार को 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं। अपने मौलिक पहला दूसरा प्राथमिक स्तर पर 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं लोग मातृभाषा का, जैसे पहला फिर दूसरा। अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर के उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। हसियाई समूह ने क्या ना मौलिक अधिकारों पर जोर दिया। किस अधिकार पर? मौलिक अधिकार पर जोर दिया और जोर दे करके सरकार को कहा कि देखो हम लोग का हसियाई समूह है, हम लोग को समाज से बाहर कर दिया गया है, केंद्र से बाहर कर दिया गया है, इसलिए सरकार को अपने साथ जो भी अन्याय हुआ है हत्याकरण लोगों को, वही सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया ताकि सरकार हसियाई लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। उन्होंने मैंने हसियाई समूह ने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे, है ना, ताकि लागू कर सके। मौलिक अधिकारों के माध्यम से, यही मौलिक अधिकार के माध्यम से तो जोर दिया गया सरकार के, ताकि हसियाई लोगों से के साथ अन्याय हुआ है ना, ताकि सरकार कानून को लागू करे, कुछ बनाए हसियाई लोगों के लिए। इसलिए मौलिक अधिकार के माध्यम से ही, फिर वही मौलिक अधिकार के माध्यम से सब हो रहा है ना, मौलिक अधिकार के माध्यम से ही अल्पसंख्यकों को धर्म और संस्कृति शैक्षणिक विकास के लिए विशेष प्रदान किया गया है। इस प्रकार
मौलिक अधिकारों के माध्यम से क्या हो गया, अपना धर्म, संस्कृति और शैक्षणिक, धर्म को भी विकास कर सकते हैं, सांस्कृतिक रहन सहन भी विकास कर सकते हैं, घटा सकते हैं। शैक्षणिक विकास के लिए प्रावधान दे दिया गया है, किसके द्वारा, मौलिक अधिकार के द्वारा। इस 350 के में बोला गया था। अब चलते हैं, सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूह को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया गया। सांस्कृतिक अधिकार की व्यवस्था किया है सरकार, किस चीज़ की व्यवस्था किया है, सांस्कृतिक अधिकार का व्यवस्था किया गया। और यही सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने क्या किया, समूहों को, ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने के लिए प्रयास किया। सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय की स्थापना करना। समाज में न्याय की स्थापना के बारे में चर्चा है कि समाज में जो न्याय है उसकी स्थापना कैसे होगा। न्याय का समान वितरण, पॉइंट का नाम है न्याय का समान वितरण। मतलब कोई भी न्याय होगा सभी पर समान लागू होगा, वही समान वितरण होगा। ये नहीं कि होगा अमीर के कम और गरीब के ज़्यादा न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं। समाज जो सुविधाएं और अवसर हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों को भी दे, यही सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय का मतलब यही होता है, पूछेगा सामाजिक न्याय क्या है, तो समाज जो सुविधा और अवसर जो हम अपने लिए चाहते हैं, समाज जो सुविधा और अवसर जो अपना के लिए चाहता है, समाज वही अवसर और सुविधा दूसरों को भी दे, तभी सामाजिक न्याय कहलाएगा। ये नहीं कि समाज में 10 आदमी है, अपने लिए कोई गलत करेगा तो ठीक है, दूसरे के लिए गलत करेगा तो गलत है, तो ऐसा सामाजिक न्याय नहीं होगा। सामाजिक न्याय का मतलब होता है हम गलत किए तो हमको भी सजा, दूसरा कोई गलत करेगा दूसरा को भी सजा, तभी वो सामाजिक न्याय कहलाता है। समाज जो सुविधाएं और अवसर हमें अपने लिए चाहता है, समाज वही दूसरों को भी दे, यही सामाजिक न्याय कहलाता है। ऐसे होने पर अगर ऐसा हो जाएगा सामाजिक न्याय, तो समतामूलक समाज बन जाएगा। कैसे बनेगा, समतामूलक समाज बनेगा कि ताकि जो सभी पर न्याय समान रूप से लागू होगा, उसको समतामूलक समाज कहेंगे। एवं प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रतिभा के विकास का अवसर भी मिलेगा। और प्रत्येक व्यक्ति को, जो व्यक्ति के अंदर प्रतिभा का विकास होगा, वो विकास करने का अवसर मिलेगा, तभी समूचे समाज की प्रकृति हो पाएगी। तब जाकर समूचा जो समाज है उसकी प्रकृति हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या कहते हैं, समाज जो सुविधा हमें देता है वही समाज दूसरों को दे, तब यही सामाजिक न्याय कहलाता है। और सामाजिक न्याय होगा तो समतामूलक समाज बनेगा, और समतामूलक समाज बनेगा तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिभा का विकास करने का अवसर मिलेगा, तब जाकर समूचा समाज की प्रकृति हो पाएगा। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हथियाई समूहों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा कानूनों और नीतियों का इस्तेमाल करती है। सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, सामाजिक न्याय जो होता है इसकी स्थापना के लिए, वही सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए केंद्र हो और राज्य सरकार, दोनों सरकारें हथियाई समूह जो समाज से अलग कर दिया गया है, हथियाई समूहों को जरूरी सुविधा मुहैया कराने के अलावा कानून और नीति का भी इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है सामाजिक न्याय जब स्थापना होगा, इसमें केंद्र को भी और राज्य सरकार दोनों मिल करके, है ना, जो समूह से हथियाई समूह है उनको विशेष सुविधा दे और कुछ कानून और नीति का भी इस्तेमाल करवाए। कानून और नीति का भी इस्तेमाल देना चाहिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। किसको, हथियाई समूह को। नेक्स्ट अगला है आरक्षण व्यवस्था। आरक्षण व्यवस्था के बारे में भी, हथियाई समूह है, समाज में आरक्षण भी होना चाहिए जो कमजोर लोगों के लिए, उनके लिए। देखिए यहाँ लिखल है सामाजिक स्तर पर और विशेष पिछड़ेपन के आधार पर सरकार द्वारा निर्मित वर्ग सूची नीचे दिया गया। लिखल है यहाँ पर अनुसूचित जाति रहेगा उसको बोलते हैं SC, शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जन लग जाएगा, जनजाति T लग जाएगा ST। शेड्यूल ट्राइबल कहलाएगा, ट्राइबल। अदर बैकवर्ड क्लास OBC कहलाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग हम लोग कहते हैं।
जाति या समूह के वर्गों के आधार पर आरक्षण की सुविधा देखते हैं लोग। जाति या समूह के वर्ग जो है उसी के आधार पर आरक्षण की सुविधा के बारे में चर्चा है। केंद्र जाति समूह के जो वर्ग है उसी के आधार पर आरक्षण। कमजोर जाति, खराब समूह, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। केंद्र राज्य विधानमंडल और स्थानीय निकाय में सूचियों के अनुरूप सीटों का निर्धारण होता है। केंद्र में राज्य विधानमंडल है वहाँ और स्थानीय निकाय है वहाँ सूची के अनुरूप ही सीटों का निर्धारण होता है। कौन सा सूची मतलब कि कौन सा जाति है कमजोर, कौन मजबूत है। सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में भी स्थान आरक्षण किए गए। सरकारी नौकरी है उसमें भी और शैक्षणिक संस्थान जहाँ शिक्षा दिया जाता है वहाँ पर भी आरक्षण की व्यवस्था दी गई है कि इतना सीट लाने का, इतना नंबर लाने का तय पास होगा। SC/ST को, कमजोर लोगों को दिया गया है आरक्षण। इसी सिद्धांत पर सरकार के विकास कार्यक्रमों और योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाती है। इसी सिद्धांत पर क्या होता है, सरकार का जब विकास कार्यक्रम चल रहा है, सरकार के विकास कार्यक्रम और योजना में भी प्राथमिकता दी जाती है ना। जो आरक्षण के आधार पर ही सरकार के विकास कार्यक्रम और योजना में भी प्राथमिकता दी जाती है कमजोर लोगों के, हत्याकर लोगों को। कुछ कार्यक्रम और योजनाएं तो विशेष रूप से इन्हीं वर्गों के उत्थान के लिए लागू की गई है। कुछ कार्यक्रम योजना जो लागू होता है विशेष रूप से इन्हीं हास्यकरण को वर्गों के उत्थान के लिए लागू की जाती है। तो क्या कहते हैं जाति समूह के आरक्षण के बारे में है। केंद्र हो, राज्य विधानमंडल और स्थानीय निकाय, वहाँ पर सूची के अनुरूप सीट का बंटवारा होता है। सरकारी नौकरी है या शिक्षा संस्थान है वहाँ पर भी आरक्षण की व्यवस्था है। इसी सिद्धांत के देखते हुए सिद्धांत पर सरकार के विकास कार्यक्रम योजना में भी प्राथमिकता दी गई है, आरक्षण दी गई है। कुछ कार्यक्रम योजना तो विशेष रूप से इन्हीं वर्गों माने हसीकरण के वर्गों के उत्थान के लिए लागू की गई है। इसमें है हसियाई समुदाय के भेदभाव शोषण संबंधित केस, स्टैटिक जकमालपुर गाँव। इसमें है ना कि 20 वर्ष का एक इंजीनियर लड़का है ना, बड़े लोगों को, ब्राह्मण लोगों को बात नहीं सुनता है और कहता है कि हम तुम लोगों के भेदभाव से दूर रहना चाहते हैं, है ना। वही कहानी और का है ना। ये लड़का धौन रस पंडित का बात नहीं सुनता है, ये लोग सतैले रहता था। वो लड़का है ना, पैर नहीं छू कर, गोड़ नहीं छू करके नहीं छूता है, इसी को हसीकरण तोड़ देता है लड़का, पढ़ लिख कर कहता था। एक अधिनियम बनल था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों पर अत्याचार हुआ था ना। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण कहते हैं, क्या बोलते हैं, अत्याचार निवारण। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम कहो या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिनियम को बातें कहे। 1989 के तहत तारलम को न्याय प्राप्ति 1989। अब अगला पार्ट 2 में है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत के अनुसार देखते क्या क्या चर्चा है। हसियाई तबकों के लिए कानून बना। हसियाई तबकों के लिए कानून बनाया गया था। 70 के दशक के आखिरी में 80 के दशक में आदिवासियों और दलितों के साथ दुर्व्यवहार व शोषण की समस्या हिंसक रूप लेने लगे थे। 70 के दशक आखिरी आते आते और 80 का स्टार्टिंग में आदिवासी लोग और दलितों के साथ है ना दोनों हसीकरण का समूह में डाल दिया गया था। यही आदिवासी जो भारत में जनजाति कहते हैं 8% है, 500 से अधिक है। और दलितों के साथ दलितों को मतलब दबाया गया है के साथ दोनों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण की समस्या हिंसक रूप से लेने लगे थे। इन दोनों के साथ दुर्व्यवहार होने लगा था बहुत और शोषण होने लगा था 70 के आखिरी तक 80 का स्टार्टिंग में। इस समय आग्रही दलित, जिस समय दलितों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण की समस्या हो रहा था उस समय आग्रही दलित संगठनों ने
अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई। जितना दलित जो थे अपने हक के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई और अपमान जो हो रहा था दलित आदिवासी के साथ, वो अपमान और शोषण करने वाली परंपरा को मानने से इनकार कर दिया, है ना। इन समय में आदिवासियों ने भी बड़े पैमाने पर संगठित होकर के अपने जमीन और संसाधन को हासिल करने के आंदोलन किए, है ना। उस समय क्या किया, 1989 में आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर संगठित हो गए, अपने जमीन जो संसाधन जो था हासिल करने के लिए आंदोलन करने लगे आदिवासी लोग। असमानता के इन हिंसक घटनाओं के परिणाम स्वरूप सरकार पर विशेष कानून बनाने का दबाव बना। ये जो असमानता देखते हैं को मिला, है ना, विशेष वही असमानता को देखते हुए हिंसक घटना जो आंदोलन हुआ उसके द्वारा सरकार पर विशेष दबाव बनाने का कानून बनाने के लिए कि सरकार को कानून बनाना ही पड़ेगा दलित आदिवासी के खिलाफ। असमानता को इन हिंसक घटनाओं के परिणाम स्वरूप सरकार पर विशेष कानून बनाने का दबाव डाला गया। तब जाके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, है ना, 1989 में जाकर के कानून बना। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 संसद में पारित 11 सितंबर 1989 पारित होता। संसद में जो नियम बनल था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, है ना, 1989 में बनल था और संसद में पारित होता कब, 11 सितंबर 1989 को। 89 बना और 89 में ही पारित हुआ, लेकिन 11 सितंबर को पारित हुआ और 30 जनवरी 1990 को, साल भर के बाद 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ। सितंबर मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 3 महीना बाद, है ना, 30 जनवरी 1990 को लागू होता। लागू पूछेगा लागू तो 30 जनवरी 1990 को लागू था। 30 जनवरी 1990 को लागू था। पारित होता है 11 सितंबर 1989 को। यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के जो विरुद्ध किए गए अपराध के निवारण के लिए है। ये जो बनल था अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, है ना, संसद में पारित होता कब, संसद में पारित होता है 11 सितंबर को और 4 साल 3 महीना बाद 30 जनवरी 1990 को लागू होता। क्यों बनल था अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को? क्यों बनल था? क्योंकि अधिनियम अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य के विरुद्ध किए गए अपराध और निवारण के लिए बनाया गया था। दोषी व्यक्ति को दंड का प्रावधान था, है ना। जो यह अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य के विरुद्ध किए गए अपराध और निवारण के लिए। देखिएगा अनुसूचित जाति है तो हाँ, जनजाति है तो हाँ, तुम लोगों से कोई अगर अपराध करेगा तो उसके लिए निवारण के लिए यह अधिनियम बना था। दोषी व्यक्ति को दंड का प्रावधान किया गया था। जो दोषी पाएगा उसको दंड मिलेगा। इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। कई अपराध हुआ उसके बीच में आप फर्क भी बताया गया। जरा देखते हैं क्या फर्क है, जरा देखते हैं। पहला फर्क है ना, दोषी व्यक्ति को दंड का प्रावधान तो किया गया। कानून में कई स्तर के अपराध के बीच फर्क किया गया। ये जो नियम बना है 89 में अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST के लिए, जो अपराध करेगा उसको दंड मिलेगा, लेकिन अपराध के बीच फर्क किया गया। क्या फर्क है जरा देखिए। ये फर्क पहला नंबर, शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान निम्न अपराधों के सजा के प्रावधान है। शारीरिक रूप से क्या हो गया, खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान होगा, उसके लिए निम्न अपराधों के सजा का प्रावधान है। पहला, शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान होगा, उसके लिए चर्चा। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति को अखाद्य शारीरिक रूप से खौफनाक वही नैतिक रूप से निंदनीय अपमान। SC/ST के व्यक्ति को कोई खाद्य या अखाद्य मतलब खाने वाला चीज नहीं है और गंदा पदार्थ पीने SC/ST के व्यक्ति को कोई अखाद्य पदार्थ और गंदा पदार्थ पीने के लिए या खाने के लिए विवश करता है तो उसके लिए सजा अलग होगा। ये सब आता है शारीरिक रूप से खौफनाक में, और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान आता है। जो अपमान करेगा उसके लिए। SC/ST को कोई व्यक्ति को कोई अखाद्य पदार्थ या गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विशेष विवश करता है उसके लिए अलग
अपराध माना जाएगा। दूसरा है व्यक्ति को नंगा करते हैं या नंगा घुमाते हैं, उसके लिए अलग अपराध है, उसको अलग सजा मिलेगा। व्यक्ति को नंगा करके या नंगा घुमाते हैं तो मारपीट, गाली देना, चेहरे या देह पर रंग लगाना, ऐसा कोई भी कृत्य जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है उसके खिलाफ अलग अपराध, अलग सजा होगा। मारपीट, गाली देना, चेहरे या देह पर रंग लगाने के लिए। बी में बोलता है ना, ये तो देखे हम लोग शारीरिक रूप से खौफनाक में देखे हम लोग नैतिक निंदनीय अपमान में ऐसे व्यक्ति को खाद्य या गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विशेष व्यक्ति को नंगा करके नंगा घुमाते हैं। मारपीट, गाली देना, चेहरे या देह पर रंग लगाना, है ना, देख लिया। अब देखते हैं हम लोग बी में देखते हैं ऐसे कृत्यों की सूची जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों के संसाधन से वंचित किया जाता है या गुलाम बनाया जाता है। ऐसे कृत्यों की सूची जिनके जरिए दलित हो या आदिवासी हो, ये दोनों के संसाधन से वंचित किया जाता है और तो गुलाम बनाया जाता है, उसके पास साथ सजा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है तो उसके लिए अलग अपराध है। एससी के व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई और उसी के स्वामित्व वाले में एससी के मालिक वाली जमीन पर कब्जा करता है तो उसके लिए अलग अपराध है। खेती करता है, कब्जा करके जमीन पर कब्जा करता है और खेती करता है या अपने नाम पर स्थानांतरित करवा दे लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। सी बोलता है, सी में अनुसूचित जाति जनजाति महिला के बारे में है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला के बारे में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ना। 1980 में सब कानून बनल है। महिलाओं से दुर्व्यवहार करेगा तो अलग अलग सजा मिलेगा। अपमानित करने के लिए हमला के लिए भी, अपमानित करने के लिए हमला, जोर जबरदस्ती, अपहरण, बलात्कार या हत्या करने के लिए महिला पर दुष्कर्म करेगा तो उसको अलग सजा मिलेगा। 1989 के तहत से बनल है। अगला है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स, प्रोहिबिशन एक्ट 1993। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स, जिसको कहते हैं प्रोहिबिशन एक्ट 1993। यह कानून सिर पर मैला उठाने वाले का काम पर रखने और सूखे शौचालय के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। ये जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993। ये जो है सिर पर मैला उठाने वाले और सूखे शौचालय के निर्माण पर, जो सिर पर मैला उठाता है और सूखे शौचालय के निर्माण में जो काम करता है उसका पाबंदी लगाता है यह कि तुम काम मत करो, सिर पर मैला मत उठाओ। 2003 में सफाई कर्मी आंदोलन होता है ना, इसके खिलाफ 2003 में सफाई कर्मी आंदोलन तथा अन्य संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका के दायर कर लिया था, है ना। 1993 के तहत बनल था। कैसे बनल था? इसी के तहत क्यों बनल था कि सिर्फ महिला न उठाएगा, सूखे शौचालय के निर्माण कोई नहीं करेगा। तब जाकर 2003 में सफाई कर्मी आंदोलन जितना था सभी मिल जाते हैं। इसी के तहत सफाई कर्मी आंदोलन मिल करके और संगठन भी मिल जाते हैं 2003 में। और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली है उसमें जनहित याचिका यानी कि PIL दर्ज करते हैं। इसके जवाब में न्यायालय द्वारा जवाब आता है। न्यायालय द्वारा 1993 के एक्ट के हवाले देते हुए सरकारी विभागों को आदेशित किया कि मैला धोने जैसी प्रथाओं से मुक्ति मिलना चाहिए और ऐसे समूहों के पुनर्वास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें। जवाब उधर से आता है 2003 में PIL दर्ज होता है तो न्यायालय द्वारा जो 1993 के एक्ट बनल है ये वाला, उसके हवाले देते हुए कहा कि सरकारी विभागों को आदेशित करते हैं, जितना सरकारी विभाग है देश में सभी को आदेश देते हैं कि मैला धोने जैसी प्राथमिकता से मुक्त करो सभी लोगों को, और समूहों के जो पुनर्वास है ना उसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें। पुनर्वास के लिए समयबद्ध माने अलग रहने खाने के लिए भी है ना तैयार करें। तब जाके इसका परिणाम रिजल्ट निकलता है कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध है। जो हाथ से मैला उठाएगा उसके प्रतिषेध है और उनका
पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ, है ना। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के लिए नियोजन का प्रतिशत माना, और तब जाकर के पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से, कब 6 दिसंबर पुनर्वास अधिनियम कब बना, 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ। अब चलते हैं आदिवासियों के मांगे और 1989 का अधिनियम के बारे में। आदिवासी के मांग हुआ और 1989 का अधिनियम, 1989 का अधिनियम बन, है ना। SC/ST के लिए अत्याचार अधिनियम 1989 में संसद में पारित हुआ था 11 सितंबर 1989 को, और लागू होता 23 जनवरी 1990 को। वही है यहाँ पर। ये देखिए, आदिवासियों की मांग और 1989 का अधिनियम के बारे में, जो अत्याचार अधिनियम SC/ST पर लागू होता उसके बारे में चर्चा देखते हैं। क्या होता है आदिवासी की मांग? आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेता है। आदिवासी कार्यकर्ता जितना लोग है, तो आदिवासी की जमीन पर जो भी कब्जा कर लेगा, तो इस कानून के तहत 1989 में अत्याचार कानून के तहत वही कह रहा, आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जो जमीन है उस पर कब्जा कर लेगा कोई भी, तो उस पर इस कानून का सहारा लेकर उसे लड़ाई लड़ेगा। आदिवासी की मांग, आदिवासी का मांग क्या रहा? आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी का जो जमीन है, अगर उस जमीन पर कोई गैर आदिवासी व्यक्ति के नहीं बेचा जा सकता है। आदिवासी की जमीन, यही मांग किया आदिवासी लोग कि आदिवासी की जो जमीन है उसको गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है। यही मांग किया लोग। आदिवासियों की परंपरागत जमीन को वापस लौटाया जाए, आदिवासी की जो परंपरागत जमीन है उसको वापस लौटाया जाए, ये लोग मांग किया आदिवासी लोग 1989 का अधिनियम के तहत। नेक्स्ट और बोला 1989 के तहत ही आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू थे, है ना। यही आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए कानून का सहारा लेता है ना। वही है आदिवासी कार्यकर्ता। कौन थे? आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू है। सीके जानू के सरकार पर आरोप लगाता है। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू जो है सरकार पर आरोप लगाता है क्या, कि संवैधानिक कानूनों के उल्लंघन करने में सभी राज्यों की सरकारें जिम्मेदार है। संविधान कानून के जो भी उल्लंघन करेगा 1989 के तहत सभी राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इन लोग सीके जानू सरकार पर आरोप लगाकर बोलते हैं। ये सरकारें उद्योग के मालिकों, उद्योग के जो भी मालिक है, लकड़ी व्यापारी और पेपर मिल, लकड़ी व्यापारी और पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों को दोहन करने और जंगलों को उजाड़ने की छूट देती है। जो सरकार है ना, संवैधानिक कानून का उल्लंघन करने वाले सभी राज्यों को सरकार जिम्मेदार ठहराता है। किस चीज में सरकार को जिम्मेदार ठहराता है? सीके जानू ने सरकार के बारे में बोलता है कि उद्योग के मालिक, लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर, है ना, उद्योग के नाम पर, लकड़ी के व्यापारी के नाम पर, पेपर मिल के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठी घुस गए हैं, जो जनजातीय जमीनों को दोहन कर रहे हैं और जंगलों को उजाड़ करने की छूट देती है सरकार। यही है सीके जानू ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहता है। और कहता है आरक्षित और अभ्यारण्य के नाम पर, आरक्षित के नाम पर और अभ्यारण्य के नाम पर जनजातियों को बेदखल करना शोषण का ही एक रूप है। आरक्षित के नाम पर, अभ्यारण्य के नाम पर जनजाति को, आदिवासी को भगा रहे हैं, तो समझिए कि शोषण का ही रूप है ये। अतः सरकार नई योजना के आधार पर विस्थापित का नए स्थान पर पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता दे साथ ही संसाधन के द्वारा विकास पर विशेष ध्यान भी दें। अब चलते हैं अनुसूचित जनजाति, इसमें जाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति है, डायरेक्ट जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्य अधिनियम 2006 को देखते हैं। अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्य अधिनियम 2006 के अनुसार 31 दिसंबर 2007 से लागू था। बनल था अधिनियम 2006 में पारित होता, लेकिन लागू होल था 31 दिसंबर 2007, साल भर के बाद 31 दिसंबर 2007 से लागू
संशोधित नियम 6 दिसंबर 2012 से पारित होता है 2006 में, लागू हुआ 1 दिसंबर 2007 से। अब 5 वर्ष बाद संशोधन हुआ इसमें, तो संशोधन नियम 6 दिसंबर 2012 से जारी हो गया था। संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पारित इस अधिनियम इस कानून में कहा गया है कि यह कानून जमीन हो और संसाधन पर वन्य समुदाय के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून में पारित हुआ कानून कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधन पर वन्य समुदाय के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण जमीन और संसाधन पर वन समुदाय के अधिकार को मान्यता न दिया है। इसके कारण उनके साथ ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन समुदाय को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई जोग जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादन पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। यह भी कहा गया है कि वन और जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में आता है। वन हो और जैव विविधता वन का मतलब जंगल का संरक्षण करना और जैव विविधता का संरक्षण करना भी वनवासी के जो अधिकार है उसी में आता है। वनवासी के अधिकार में आता है क्या क्या? वन को जैव विविधता को संरक्षण करना। 2006 का अधिनियम में बोलता है सब। 1 दिसंबर 2007 से लागू, संशोधन नियम 6 दिसंबर 2012 से जारी। ये तो ही है। निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष का निकला, किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने का मतलब यह नहीं होता है कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। कह रहा किसी के अधिकार को, एक कानून को या नीति को कागज पर लिख देने से नहीं होता है कि हो गया, कानून बन गया। वही कह रहा किसी अधिकार या कानून या नीति के कागज पर लिख देने का मतलब यह नहीं होता है कि लिखा गया तो अधिकार हो गया। अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है, लिख देने से नहीं होता है, बल्कि इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है। लिख देने से खाली नहीं होता, उसके लिए अमल करने पड़ता है। बराबर इज्जत और बराबर सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है ना। बराबर की इज्जत और बराबर का सम्मान चाहने के लिए कोई नया बात नहीं है। यह बात हमारे परे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज, जहाँ लोकतांत्रिक समाज है वो, उसमें भी संघर्ष, लेखन सौदेबाली संगठनिकता की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। लोकतांत्रिक समाज है वहाँ पर भी संघर्ष होना चाहिए, लेखन होना चाहिए, सौदेबाली और संगठनिकता प्रक्रिया जारी रहना चाहिए। यही निष्कर्ष निकलता है कि संघर्ष करते रहना चाहिए। तो अध्याय का दोहरान देखे का हम लोग देख लिए, पीछे का पढ़े हम लोग, हास्यकरण से निपटने का तरीका देख लिए, मौलिक अधिकार का उपयोग देख लिए, मौलिक अधिकार के द्वारा ही हास्यकरण का निपटा हो रहा है, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, आरक्षण व्यवस्था के बारे में देख लिए, हसियाई तबकों के लिए कानून बना है ना, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 देख लिया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल सर्वेजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 वाला देख लिया, हाथ से मैला उठाने और मैनुअल स्कैवेंजर्स नियोजन प्रतिषेध पुनर्वास अधिनियम 2013 देखें, अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 भी देखें।